ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 2 में पाचन तंत्र के बारे में। कक्षा 10 के अध्याय 2 में मानव तंत्र का वर्णन किया गया है और मानव तंत्र अर्थात ह्यूमन सिस्टम जो होता है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में पाचन तंत्र क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि कैसे होती है, इसका अध्ययन हम करेंगे। अर्थात हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनके अलावा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि श्वसन तंत्र है ये क्या होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे श्वसन तंत्र का। अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसको हम कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ये कहलाता है। तीसरा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि मानव का परिसंचरण तंत्र है। मानव का परिसंचरण तंत्र है, उसमें कौन कौन से अंग सम्मिलित है और उन अंगों का क्या कार्य है। परिसंचरण तंत्र को हम कह देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत ही कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है। मानव का नर्वस सिस्टम है ये क्या होता है, इसमें हम मस्तिष्क के बारे में भी पढ़ेंगे। मस्तिष्क का डायग्राम बनाना सीखेंगे, मस्तिष्क के विभिन्न अंगों के कार्य, ठीक है, उनका स्थिति का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत कि मानव का जनन तंत्र ये क्या होता है, अर्थात रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। और अंत में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मानव का अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र अर्थात होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इन सभी का अध्ययन हम विस्तार से और स्टेप वाइज स्टेप सीखेंगे कि इनके डायग्राम कैसे बनाएं, ठीक है, इनके कौन कौन से अंग होते हैं, उन अंगों की स्थिति क्या है, उन अंगों का कार्य क्या है, इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन इस वीडियो के अंदर और इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। तो इस वीडियो में केवल हम पाचन तंत्र का ही अध्ययन करेंगे, मानव के पाचन तंत्र का ही विस्तार से अध्ययन करते हैं। मानव के डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन करेंगे हम विस्तार से इसमें। अब क्वेश्चन बनता है सबसे पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पाचन शब्द आ रहा है, डाइजेस्टिव शब्द आ रहा है, इसका क्या अर्थ होता है, पाचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पाचन क्या है, क्वेश्चन ये बनता है कि पाचन किसे कहते हैं, डाइजेशन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए पाचन किसे कहेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो अपने भोजन में जो अवयव होते हैं उसमें आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनके अलावा होता है खनिज लवण, जल। तो हमारे जो भोजन है उसके प्रमुख अवयव है वो क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, जल है। तो मेन इसके जो प्रमुख अवयव होते हैं वो तीन ही होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें जो प्रोटीन मिलती है, जैसे हमने खाना खाया है, जैसे आपने गाजर खाई है, तो आपने जो खाना खाया है वो पादप एक तरह का, तो पादप की प्रोटीन हमारे शरीर में कार्यशील नहीं होगी, हमें अपने शरीर की प्रोटीन बनानी होती है। तो हमें जो प्रोटीन मिलती है खाने में उसको क्या किया जाएगा, उसके टुकड़े किए जाएंगे, यानी उसका क्या किया जाएगा, अपघटन किया जाएगा। और प्रोटीन है ये बने होते हैं अमीनो अम्ल के, अमीनो
अम्ल के। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक रूम है पूरा, तो रूम किसका बना है? ईंटों से बना है। तो हम क्या कह देते हैं कि जैसे ईंट है ये मिलकर क्या कर रही है? पूरा रूम बना रही है, कमरा बना रही है। वैसे ही अमीनो अम्ल मिलकर क्या करेंगे? प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट हमें खाने में मिलते हैं। खाने के अंदर हमें जटिल कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप जो होता है उनको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड कहलाते हैं वो सरल रूप कार्बोहाइड्रेट के। और उसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट है उसका सरल रूप क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। इसी तरह जो वसा अम्ल है उसका सरल रूप होता है, वसा है उसका सरल रूप होता है वसा अम्ल। और ग्लिसरॉल वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर वसा बनती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है ये सब क्या है? इनके छोटी इकाइयाँ हैं। जैसे एक रूम की छोटी इकाई ईंट हो गई, वैसे ही प्रोटीन की छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? अमीनो अम्ल। मोनोसेकेराइड किसकी होगी छोटी इकाई? जटिल कार्बोहाइड्रेट की, और उसका उदाहरण क्या है? ग्लूकोज। और वसा की छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो इन सभी को हम सम्मिलित रूप से क्या कह सकते हैं? इन सभी को हम सम्मिलित रूप से जटिल कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, किनको? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सभी को हम क्या कहेंगे? जटिल कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। इनका अपघटन होगा, अपघटन को बोल सकते हैं हम, टुकड़े होंगे इनके। जैसे हम रूम का अपघटन कर दे, टुकड़े कर दे, तो हमें क्या मिल गई? ईंटें मिल गई है। वैसे ही इनका अपघटन होगा तो हमें क्या मिल जाएंगे? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे सरल कार्बनिक पदार्थ। सरल कार्बनिक पदार्थ। ठीक है, ये कहलाएगा सरल कार्बनिक पदार्थ। तो यहाँ से हम पाचन की परिभाषा बना सकते हैं। तो पाचन की परिभाषा क्या बन जाएगी? सजीवों में वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित किया जाता है या बदला जाता है, वह क्या कहलाएगी? पाचन या डाइजेशन कहलाएगी। तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी। आप क्या परिभाषा बनाएंगे कि सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में विभक्त किया जाता है, वह क्या कहलाती है? वह पाचन या डाइजेशन कहलाती है। कंप्लीट है। तो देखें, इनका जब सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन से मिलेगा अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट में मिलेगा अंत में ग्लूकोज, और वसा से क्या मिलेगा? वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाएगी पाचन। अब पाचन के लिए हमारे शरीर में जो अंग पाए जाते हैं वह सब अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करेंगे, और उस तंत्र को हम क्या कह देंगे? पाचन तंत्र कह देंगे। क्या कहेंगे? कि जो शरीर में जितने भी अंग है, ठीक है, जो पाचन का कार्य करते हैं वो सब मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं? चलिए उसका अध्ययन करते हैं। तो पाचन तंत्र में जितने भी अंग होंगे उनको हम दो भागों में विभक्त कर देंगे। पाचन तंत्र में जितने भी अंग होंगे उनको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग कहलाता है आहार नाल, आहार नाल, और दूसरा जो भाग है इसका वो कहलाएगा सहायक पाचन ग्रंथियाँ, सहायक पाचन ग्रंथियाँ। तो आहार नाल को हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। और सहायक पाचन ग्रंथियों को हम कहते हैं एसेसरी
ग्लैंड्स। तो हमारे पाचन तंत्र के दो प्रमुख भाग होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, जिनको हम कहेंगे आहार नाल और सहायक पाचन ग्रंथियाँ, और ये दोनों ही मिलकर हमारे पाचन तंत्र का निर्माण करती है। चलिए अब इसमें अध्ययन करते हैं कि आहार नाल क्या होता है। पाचन ग्रंथियों के बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल क्या है। तो ये एक नलिका है जो हमारे मुख से प्रारंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। हमारी जो गुदा है वहाँ तक फैली रहती है। तो इस तरह हम उसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना मैं अंत में आपको दोबारा सिखा दूंगा कि डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये मुख से प्रारंभ होती है यहाँ पर, और ये पतली लंबी नलिका इस तरह होती हुई अपने आमाशय में जाती है। फिर यहाँ पर छोटी आंत होती है, इस तरह हम छोटी आंत बनाएंगे। फिर ये छोटी आंत है, ये क्या होती है, बड़ी आंत में खुलती है। इस तरह बड़ी आंत में खुलेगी, और बड़ी आंत है ये गुदा में खुलेगा अंत में जाकर मलाशय में, और मलाशय गुदा में। तो ये पूरे हमारे आहार नाल का भाग होता है। ये प्रारंभ कहाँ से होती है, ये प्रारंभ होती है मुख से, माउथ से ये स्टार्ट हो रही है, और अंत में ये कहाँ तक पहुँचेगी, गुदा तक अर्थात एनस तक ये फैली रहती है। गुदा से प्रारंभ होगी और मुख से प्रारंभ होगी और गुदा तक फैली रहती है। कंप्लीट है। अब इनमें जो अंग है उनके हम बात करते हैं कि कौन कौन से अंग काम आएंगे। तो सबसे पहले मुख, जिसको हम कहेंगे माउथ। उसके पश्चात आता है मुख गुहा, बक्कल केविटी, मुख गुहा बक्कल केविटी, ठीक है। इसके पश्चात ये खुलती है किसमें, ग्रसनी में, जिसको हम कहते हैं इसोफेगस या ओसोफेगस नाम भी आपको कई किताबों में मिल जाता है, ठीक है। ये पहले फेरिंग्स में खुलेगी, उसके पश्चात ये इसोफेगस में खुलती है। उसके बाद में है ग्रैशिका, उसको कहेंगे हम सोफेगस, ठीक है। उसके पश्चात ये खुलती है किसमें, आमाशय में, स्टमक, आमाशय में। फिर आमाशय है ये किसमें खुलेगा, ये खुलता है छोटी आंत में, छोटी आंत में, जिसको हम कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर ये खुलता है किसमें, छोटी आंत है ये बड़ी आंत में, जिसको हम कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मलाशय या रेक्टम, और अंत में होता है गुदा। तो ये प्रमुख भाग होते हैं हमारे आहार नाल के, एलिमेंट्री कैनाल के। तो कहाँ से स्टार्ट है, मुख से स्टार्ट है। फिर मुख किसमें खुलेगा, मुख गुहा में, मुख गुहा ग्रसनी में। फिर ग्रसनी ग्रैशिका, और ग्रैशिका का कई किताबों में आपको नाम मिल जाएगा ग्रास नली, ठीक है। ग्रैशिका और ग्रास नली दोनों एक का ही नाम है, ध्यान रखना है। फिर ये खुलती है किसमें, आमाशय में। फिर आमाशय है ये किसमें खुलेगा, छोटी आंत में, छोटी आंत में। और छोटी आंत है ये बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत है ये लास्ट का इसका भाग क्या होगा, किसमें खुलेगा, मलाशय में,
और अंत में क्या होगा, गुदा। यानी स्टार्ट कर रहे हैं माउथ, फिर आता है बक्कल केविटी, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और अंत में होगा एनस या गुदा। तो ये हमारे पाचन तंत्र की जो आहार नाल है उसके प्रमुख भाग है। ठीक है, अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मुख है, इसमें क्या कार्य होता है, मुख गुहा में क्या होता है। तो सभी अंगों के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो सब चलिए स्टार्ट करते हैं मुख के बारे में। तो मुख जो होगा ये क्या होता है, मुख होठों के द्वारा घिरा हुआ एक छिद्र है। मुख क्या है, होठों के द्वारा घिरा हुआ एक छिद्र है। और ये किस में खुलेगा, ये मुख गुहा में खुलता है। मुख गुहा अर्थात बक्कल केविटी में ये खुलता है। यानी जो अंदर का जो भाग होगा उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे बक्कल केविटी, मुख गुहा, उसमें ये खुलेगा। अब मुख गुहा में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो मुख गुहा के अंदर होती है जीभ, टंग, ठीक है, जीभ होती है। अब जो जीभ है किसकी बनी होती है, ये मसल्स की अर्थात पेशियों की बनी होती है। किसकी बनी है, पेशियों की बनी होती है, मसल्स की बनी होती है। और जीभ पर आप देखते हो कि इस तरह कलिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम स्वाद कलिकाएं या रस कलिकाएं। स्वाद कलिकाएं या रस कलिकाएं या टेस्ट बड, टेस्ट बड कहलाएगी। इनसे क्या होता है, हमें टेस्ट का पता चलता है। तो ये हो गई जीभ। जीभ के बारे में हमें एक और याद रखना है कि जैसे ये अपना मुख है, ठीक है, और मुख गुहा है, ये ग्रसनी में खुल रही है, तो जीभ है वो इस तरह जुड़ी हुई रहती है। तो इसका जो अंतिम भाग रहेगा, अंतिम भाग, ये एक अंग होता है जिसका नाम है फ्रेनुलम, फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल एक अंग है जिसका नाम क्या है, फ्रेनुलम लिंगुअल। उसके द्वारा किससे जुड़ा रहता है, ये आधार तल से जुड़ा रहता है। आधार तल है पश्च भाग में, उससे जुड़ा हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, जीभ का जो पश्च भाग है ये आधार तल से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए फ्रेनुलम लिंगुअल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। दूसरा, यह है जीभ किसकी बनी होती है, यह पेशियों की बनी होती है। इस पे क्या पाए जाते हैं, इस पे स्वाद कलिकाएं अर्थात टेस्ट बड होती है। ठीक है, दूसरा जीभ के अंदर हमें मिलते हैं दांत। ठीक है, दांत है मानव में, ये क्या करते हैं, भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को पीसने एंड चबाने का कार्य दांत करेंगे। और मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, टोटल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है कृंतक, दूसरा होता है रदनक, ठीक है, तीसरा होता है अग्र चर्वणक और चौथे प्रकार के होते हैं चर्वणक दांत। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, टिथ होते हैं, ये हमारे मुख गुहा में बक्कल केविटी में होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, जिनको हम कहेंगे इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो ठीक है, तो 4 प्रकार के दांत हो गए। जैसे कृंतक है, इनसाइजर है, ये दांत कौन से होंगे, आगे के 4 दांत ऊपर से और नीचे वाले जबड़े में भी 4। यानी इस तरह हम कहेंगे कि अपना जो ऊपर का जबड़ा है, ठीक है, उसमें आगे के जो 4 दांत होंगे वो, ठीक है, इसी तरह नीचे वाले जबड़ा है उसमें भी आगे के जो 4 दांत होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कृंतक। देखें, मैंने आपको कहा कि आपको आपकी अंगुली काटनी है, खुद की अंगुली को काटना है, तो आप कौन से दांतों से काटोगे, साइड वाले से,
या इस साइड में जो होगा उससे, या आगे वाले दांतों से? आगे वाले दांतों से काटोगे तो ये काटने का काम करते हैं। तो काटने का जो कार्य कर रहे हैं वो दांत कौन से हैं? कृंतक दांत है, वो इंसाइजर दांत है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है इनकी संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया ऊपर वाले जबड़े में कितने हैं? 2, और नीचे वाले जबड़े में 2 नहीं 4, और नीचे वाले जबड़े में भी 4, 4 + 4 कितने हो गए? 8। तो टोटल कृंतक दांत कितने हो गए हमारे? 8 दांत हो गए, 4 ऊपर वाले जबड़े में, 4 नीचे वाले जबड़े में। देखिए पिछली बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रत्येक जबड़े में रदनक की संख्या कितनी होती है? तो वैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, प्रत्येक जबड़े में कृंतक की संख्या कितनी होती है? तो अधिकतर बच्चे क्या कहेंगे? 8। नहीं, प्रत्येक जबड़े में 4 है, यानी ऊपर वाले जबड़े में भी 4, नीचे वाले जबड़े में भी 4, टोटल जो है 8 है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 8 है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रदनक। रदनक अर्थात केनाइन दांत। अब देखें, आपको जैसे मैंने कह दिया कि कोई धागा है या कोई कपड़ा आपके पास है, या आप जैसे पतंग उड़ा रहे हो, डोर आपके पास है, मांझा आपके पास है, अब आपको उसको फाड़ना है, कपड़े को फाड़ना है, तो आप कौन से दांतों से फाड़ोगे? आगे वाले दांतों से या साइड के दांतों से? कौन से? जो नुकीले दांत दिखाई देते हैं उनसे तो फाड़ोगे ना उसको। तो वो दांत कौन से होते हैं? वो दांत रदनक दांत है। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है चीरना और फाड़ना। चीरना और फाड़ना इनका कार्य है। ये दांत देखें, इधर एक होता है ऊपर वाले जबड़े में, इस साइड में एक और इस साइड में भी एक, और नीचे वाले जबड़े में भी इस साइड में एक और इस साइड में एक, इस तरह रहेगा। यानी एक ही साइड में है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है, एक इस साइड में है। तो ऊपर वाले जबड़े में टोटल कितने हो गए? 2 ऊपर वाले जबड़े में है, नीचे वाले जबड़े में टोटल कितने हो गए? 2। टोटल कितने हो गए? ये 4। तो हम क्या कह देंगे? रदनक दांतों की संख्या टोटल 4 होती है। कंप्लीट है। ओके, अब देखें, शेर है, ठीक है, जैसे जो बिल्ली है, ठीक है, चीता है, इन सभी के बारे में आप देखते हैं कि दांत होते हैं। सबसे बड़े दांत कौन से दिखाई देते हैं हमें? ये जो रदनक दांत है उनके बड़े दिखाई देते हैं। कारण क्या है? ये मांसाहारी होते हैं। इनको मांस को क्या होता है, जैसे मान लो किसी का शिकार किया है किसी जंतु का, तो उसके मांस को चीरना फाड़ना पड़ता है। तो मांस को चीरने फाड़ने के लिए इनमें बड़े होते हैं ये। ठीक है, तो हमारे अंदर जो नुकीले दांत तो ये क्या हो जाएंगे? रदनक दांत हो जाएंगे। कंप्लीट है। ओके, इसके बाद में 2 दांत इधर की तरफ, 2 इधर की तरफ, इसी तरह 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, इस तरह दांत होंगे। तो यहाँ पर 2, इधर भी 2, टोटल ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए? 4, और नीचे वाले जबड़े में भी 4। तो इस तरह अगर चर्वणक, देखो चर्वणक का मतलब होता है चबाना, तो ये चबाने वाले दांत है, इनका कार्य होता है चबाना। और ऊपर वाले जबड़े में कितने हैं? टोटल 4 है, और नीचे वाले जबड़े में भी 4 है। टोटल मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो गए। ये कंप्लीट है। 8। तो ऊपर वाले जबड़े में टोटल हो गए 4, नीचे वाले जबड़े में टोटल हो गए 4, टोटल है इनके संख्या 8। कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं चर्वणक। तो चर्वणक क्या होंगे? इधर 3, जिनको हम बोलते हैं ना दाढ़, वो दांत होते हैं ये। 3 इस साइड में है, ठीक है, तो 3 इधर 3 इधर, टोटल ऊपर वाले जबड़े में कितने हो गए? 6। इधर भी 3, इधर भी 3, कितने हो गए? 6। तो हम क्या कह देंगे? इनकी संख्या 6 ऊपर वाले में, 6 नीचे वाले में, टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई इनकी? 12। तो देखें, जोड़ें, आपको अगर जोड़ना आता है तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। 12 और 8 20, 20 में 12 जोड़ दें तो 32। तो टोटल कितने हो गए? हमारे दांत कितने होते हैं? 32 बोलते हैं ना, 32 ही तोड़ देंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? 32 दांत है हमारे अंदर। तो टोटल 32 दांतों की संख्या मैंने आपको गिना दी है। कौन कौन से हो गए? कृंतक हो गए, रदनक हो गए, अग्र चर्वणक हो गए, चर्वणक हो गए। कंप्लीट है। तो ये हो गए हमारे दांत और उनके कार्य। इनके अलावा जो मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि जो होती है उसकी नलिकाएं भी खुलती है।
लार ग्रंथि की नलिकाएं जो होगी ये मुख गुहा में खुलेगी। अब आप क्वेश्चन बन गया कि सर लार ग्रंथि क्या होती है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये क्या है? तो इनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। मैंने आपको बताया था आहार नाल और दूसरा भाग कौन सा था? सहायक पाचन ग्रंथियाँ। तो सहायक पाचन ग्रंथियों में हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगी लार ग्रंथि का अध्ययन हम उसमें करेंगे। अब हम बात करते हैं मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है। देखिए हमने मुख के बारे में पढ़ लिया, मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया। अब किसके बारे में अध्ययन करेंगे? अगला टॉपिक क्या होगा? ग्रसनी होगा अपना टॉपिक। तो चलें स्टार्ट करते हैं, ग्रसनी के बारे में जानते हैं। ग्रसनी क्या है, समझ में आ रहा ना आप लोगों को? तो चलें स्टार्ट करते हैं, ग्रसनी क्या है। तो हमारा इसमें तीसरा भाग रहेगा उसका ग्रसनी, फेरिंग्स। अब देखें ग्रसनी क्या है, तो इसको मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ कि ये अपना सिर बना दिया, नाक बना दिए, ठीक है, पूरा मैंने सर बनाया है। यहाँ से नाक का भाग खुल रहा है और ये मुख का भाग, यानी यहाँ पर है मुख गुहा, ठीक है। ये दोनों एक कंबाइंड भाग में खुल रहे हैं, इस भाग में खुल रहे हैं, और ये क्या कहलाएगी? इसका नाम क्या है? ग्रसनी। तो देखिए हम श्वास लेंगे तो वो इधर से जाता ना, श्वास नाक से जा रहा है, नासिका से जा रहा है, और इधर से क्या है? मुख, ठीक है। तो मुख और नाक का दोनों भाग है, ये कंबाइंड भाग आगे खुलेगा। एक कंबाइंड भाग में खुलेगा, एक कॉमन भाग होगा, ठीक है, यानी बोल देंगे उभयनिष्ठ होता है। तो उभयनिष्ठ भाग जो होगा उसका नाम क्या होगा? ग्रसनी। तो क्वेश्चन बन गया कि पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग कौन सा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? ग्रसनी होता है। कंप्लीट है। तो ये जो ग्रसनी है, ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको उल्टी आती है या आपने पेप्सी है, कोको कोला पी है, तो कभी ऐसा होता है कि आपके नाक में भी आ जाता है। तो कारण क्या है उसका? क्योंकि आगे का जो भाग है ना अपना ग्रसनी, ये नाक और हमारे मुख दोनों से जुड़ा हुआ है, उसका कारण ये है। तो ग्रसनी है उसको हम क्या करेंगे? 3 भागों में विभक्त करेंगे। एक भाग ये कहलाएगा, ठीक है, तो ये नाक के पास है ना, नाक के पास, तो नाक के लिए हम शब्द लगा देंगे नासा, और क्या है ये? ग्रसनी है, तो नाम क्या हो जाएगा? नासा ग्रसनी। कंप्लीट है। फिर दूसरा भाग क्या होता है? मुख के पास होता है, ये भाग मुख के पास है, तो दूसरा भाग मुख के पास है, तो क्या नाम हो जाएगा? मुख ग्रसनी। और तीसरा भाग नीचे होता है, थोड़ा अपने कंठ के भाग पास होता है, तो कंठ के पास होगा तो नाम क्या हो जाएगा? कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। तो इस प्रकार हमारे पास ग्रसनी के 3 भाग कौन कौन से हो गए? ग्रसनी के 3 भाग हो गए हमारे पास, मुख ग्रसनी, सॉरी पहले स्टार्ट करते हैं नासा ग्रसनी से, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो ये हो गए अपने ग्रसनी के भाग। फिर ग्रसनी किस में खुलेगी? तो ग्रसनी है ये खुलती है, ठीक है, ग्रसनी है ये खुलेगी किस में? ग्रसिका या ग्रास नली के अंदर खुलती है। तो देखें यहाँ का जो भाग है ये इस तरह होता है, आगे की साइड में तो इस तरह पाया जाता है, हमारा श्वास नली पाई जाती है इस तरह, ठीक है, और पीछे की साइड में होती है ग्रास नली। ये तो है ग्रास नली। इसके अग्र भाग में आगे की साइड में क्या होगा? इसके आगे की साइड में रहेगा अपने श्वास नली, श्वास नली रहेगी। तो जब हम भोजन को निगलते हैं, ठीक है, तो भोजन है ये इसमें जाएगा, ग्रास नली में जाता है, इसमें नहीं जा पाएगा, ठीक है, किस में नहीं जा पाएगा? श्वास नली में। उसका कारण क्या है? यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसका नाम होता है एपीग्लोटिस। क्या नाम होता है? एपीग्लोटिस।
और ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब हम खाना निगलते हैं तो खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, छोटा क्वेश्चन कि क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछ लिया गया कि जब हम खाना निगलते हैं तो कौन सा अंग है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकेगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि आपका आंसर हो गया एपिग्लोटिस। अब इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा वो हम श्वसन तंत्र का जब वीडियो बनाएंगे तो आपको अच्छी तरह बता दिया जाएगा कि इसका नाम एपिग्लोटिस क्यों पड़ा है। ठीक है, तो देखें फिर जब भोजन है ग्रसनी से कहाँ पहुँच गया, ग्रसिका में पहुँच गया, यानी ग्रास नली में पहुँच गया। तो अब हमारे पास चौथा टॉपिक क्या हो जाएगा, चौथा टॉपिक हो जाएगा ग्रसिका या ग्रास नली, ग्रसिका या ग्रास नली। तो चलिए हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अपना टॉपिक है ग्रास नली या ग्रसिका। अब देखें ये क्या होती है, एक पतली लंबी नलिका है इस तरह, और ये अंत में जाकर किस में खुल जाएगी, हमारे आमाशय में खुल जाएगी। ठीक है, ये जो नलिका है किस में खुलेगी, आमाशय में। इसमें केवल आपको एक शब्द याद रखना है, उसको कहेंगे हम कर्मानुकुंचन, कर्मानुकुंचन, पेरिस्टेल्सिस भी कहलाता है ये। आपको बस कर्मानुकुंचन याद रखना है, कर्मानुकुंचन। देखो इसके हम संधि विच्छेद करते हैं, कर्म प्लस अनुकुंचन। देखो ये क्या चीज़ होगा, आपके पास एक पाइप था और आप कभी कंचा खेलते हो, कंचा होता ना जो कांच की गोलियां होती है। ठीक है, ये इस पाइप में बीच में अटक गया, अब आपको इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस तरह कर सकते हैं ना, यहाँ से पाइप पर रबड़ का पाइप है हमारे पास, इसको धीरे धीरे दबा रहे हैं रबड़ के पाइप को, तो ये क्या होगा, ये जो है कांच की गोली है लगातार आगे बढ़ती रहेगी। तो सेम हमारे यहाँ पर होता है, जब हम खाना निगलते हैं तो निगला हुआ जो निवाला रहेगा उसको हम बोलते हैं बोलस। अब बोलस क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से जब हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ और पाचन की क्रियाविधि, उसमें आपको बता दूंगा कि बोलस क्या होता है। तो आपको अभी याद रखना, जब खाना निगलते हैं उसको हम क्या करें, बोलस। अब ये बोलस है, ये बोलस इस तरह गोल संरचना के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भाग सिकुड़ेगा यहाँ का, यानी इस तरह दबेगा, और यहाँ का भाग फैल जाएगा। तो फैलने, यहाँ का भाग तो फैल रहा है, ये दब रहा है, इससे क्या होगा, ये जो बोलस है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ का भाग दबेगा और इसके नीचे का भाग फैल जाएगा। तो ये दब रहा है, ये फैल रहा है, इससे क्या होगा, भोजन यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह लगातार होता रहता है, क्रम के अनुसार होता रहता है। पहले ये इसमें अनुकुंचन हुआ यानी दबा, फिर ये दबा, फिर यहाँ का दबा, इस तरह हो रहा है, क्रम के अनुसार सिकुड़ रहा है, वो फैल रहा है। इसी को हम क्या कह देंगे, कर्मानुकुंचन गति। तो हमारे पास एक लाइन बन गई कि भोजन है जब हम उसको निगलते हैं तो ये बोलस है, ये कर्मानुकुंचन गति के द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे आमाशय में पहुँच जाएगा। ठीक है, हमारे स्टमक में पहुँच जाएगा। कंप्लीट है। अब हम बात कर लेते हैं आमाशय क्या होता है। ठीक है, आमाशय की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो देखें आमाशय की संरचना इस प्रकार होती है, यह एक थैलीनुमा संरचना है, इस तरह एक थैलीनुमा संरचना है। जो ग्रास नली है ये आमाशय में खुलेगी, तो हमारे पास ये आमाशय है। आमाशय के हम 3 भाग बनाते हैं। प्रथम भाग ये रहा और इसका नाम हम कहते हैं जठरागम भाग। क्या कहलाएगा, जठर आगम भाग। यहाँ से भोजन है यह छोटे आंत में जाता है, तो यह भाग क्या कहलाएगा, इसका नाम हो जाएगा जठर निर्गम भाग। तो 2 शब्द आपको पता चल गए होंगे, जठर आगम और जठर निर्गम। ठीक है, देखो आगम यानी आना, तो ये आ रहा है तो जठर आगम, यहाँ से निर्गम निकलना, तो यहाँ से निकल के जा रहा है भोजन, तो क्या हो जाएगा, जठर निर्गम। बाकी का इसका जो प्रमुख भाग है ये, इसको हम कहते हैं फंडस। क्या कहलाएगा, फंडस। तो हमारे पास कौन कौन से भाग हो गए हमारे,
आमाशय के 3 भाग हो गए, जठर आगम, फंडस और जठर निर्गम। ठीक है, नाम याद हो गए होंगे आपके। अब आगे चलते हैं कि जो जठर आगम भाग है यहाँ पर अवरोधिनी पाई जाती है, अवरोधिनी। अब आप कहोगे सर ये क्या लेके आ गए, ये अवरोधिनी क्या चीज़ है? ठीक है, तो देखें अवरोधिनी के टुकड़े करते हैं। इसमें नाम आ रहा है अवरोध। ठीक है, अवरोधिनी में क्या नाम आ रहा है? अवरोध। अवरोध का अर्थ होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट उत्पन्न करे। ठीक है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपके कार्य में मैं टांग अड़ा रहा हूँ, तो आप क्या कह दोगे? सर आप मेरे कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हो। तो ये अवरोध है, रोकने का काम करे, वो क्या कहलाएगा? अवरोधिनी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मसल्स पाई जाती है, पेशियाँ पाई जाती है, एक जठरागम भाग में और एक जठर निर्गम भाग में। इनको हम क्या कहते हैं? अवरोधिनी। तो देखिए यहाँ से भोजन कहाँ से आता है? इस भाग में क्या है? यहाँ पर क्या है? ग्रसिका या ग्रास नली। तो ये अवरोधिनी, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ग्रास नली या ग्रास नली का अवरोधिनी। ग्रास नली का अवरोधिनी। अवरोधिनी को स्पिंचर मसल्स भी कहा जाता है, ये याद रखना है। अगर याद भी रहेगा तो भी चलेगा, आपको अवरोधिनी नाम याद रहे एनफ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ये यहाँ पर अवरोधिनी है तो इसका नाम हो जाएगा, इस अवरोधिनी का जठर निर्गम अवरोधिनी। जठर निर्गम अवरोधिनी। ठीक है, तो हमारे पास जठर आगम अवरोधिनी और जठर निर्गम अवरोधिनी मिल गई। ये 2 प्रकार की हो गई। अब इनका कार्य क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए जैसे हमने खाना खाया, खाना कहाँ पहुँच गया? आमाशय में पहुँच गया है खाना। अब मैंने कहा कि आपके खाना जो आमाशय में पहुँच गया है उसको वापस निकालो। क्या आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इस अवरोधिनी ने उसको यहीं रोक के रखा हुआ है। जब एक बार भोजन आमाशय में आ गया तो आ गया, इसको निकाला नहीं जा सकता। निकाल सकता है कौन? अपना मस्तिष्क। ठीक है, उल्टी होती है ना, खाना निकल जाता है, लेकिन वो कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे मस्तिष्क के बारे में। जब हम पढ़ेंगे, ब्रेन का स्टडी करेंगे, तब आपको बताएंगे कि उल्टी भी कैसे होती है। ठीक है, चलिए अभी तो इस पे आ जाए। ये क्या करेगा? भोजन को यहाँ रोक के रखेगा। जब तक यहाँ भोजन आ गया तो आ गया, इसको वापस नहीं जाने देगा। तो रोकने का काम कौन कर रही है? अवरोधिनी कर रही है। कंप्लीट है। इसी तरह अवरोधिनी यहाँ है, इसका नाम क्या हो गया? जठर निर्गम अवरोधिनी। अब ये क्या है? जब तक यहाँ पर थोड़ा बहुत भोजन न पच जाए तब तक ये इसको आगे नहीं जाने देगी। आगे यानी छोटे आंत में नहीं जाने देगी। तो इसका कार्य क्या हो गया? भोजन को यहीं रोके रखेगी। ये कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास आमाशय की संरचना। अब हम अध्ययन करते हैं आमाशय फिर किस में खुलेगा? डायग्राम में आपके पास है। आमाशय छोटे आंत में खुलता है। आमाशय है ये छोटे आंत में खुलता है। तो चलिए छोटे आंत के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो देखिए छोटे आंत है, इसकी संरचना आमाशय से इस तरह जुड़ी रहेगी, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ये वाला भाग। ठीक है, फिर ये आगे बहुत ही कुंडलित संरचना होती है, काफ़ी लंबी होती है ये। ठीक है, लंबाई इसकी ज़्यादा होती है छोटी आंत बड़ी आंत की तुलना में, लेकिन इसका आकार है ये छोटा होता है। इस वजह से इसको हम क्या कह देंगे? छोटी आंत कह देते हैं। आपको इसको इसी तरह टेढ़ा मेढ़ा बनाना है। ठीक है, इस तरह। और यहाँ से फिर आपने बड़ी आंत दिखा देते हैं। ये बड़ी आंत में इस तरह खुल गई। तो ये हमारे पास है छोटी आंत। तो छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है, ठीक है, ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग जो सी आकार का बनाता है इस तरह संरचना, इसको हम कहते हैं ग्रहणी। क्या नाम होता है इसका? ग्रहणी या डियोडिनम। ठीक है, इसका नाम क्या है? ग्रहणी नाम है इसका। फिर ग्रहणी क्या करती है? फिर ये ग्रहणी है, ये छोटी आंत के इस भाग में खुलती है। यानी इसको मैं थोड़ा कलरफुल दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से मैंने इसको रंग दिया है। ठीक है, इस तरह भाग है ये।
तो ये जो भाग है ये इसका कहलाएगा, ये जो भाग है इसको हम कहेंगे अगर क्षुद्रांतर, अगर क्षुद्रांतर कहलाएगा। कंप्लीट है। उसके पश्चात इसका जो भाग है, ठीक है, ये अंतिम भाग इसका ये कहलाएगा क्षुद्रांतर। तो हमारे पास छोटे हाथ के 3 भाग कौन कौन से हो गए? ग्रहणी, अगर क्षुद्रांतर और क्षुद्रांतर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बड़ी आंत और मलाशय, गोदा, इनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।